गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी थी, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर में शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज पढ़ते हैं शुरुआत से, एकदम शुरू से, बेसिक से, बिल्कुल ABCD से कह सकते हैं ना। ABCD से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले मतलब इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें, इंग्लिश शब्द जो बनता है वो देखो तो ध्यान से। इंग्लिश जो बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना है? अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है ना। अक्षर, ये वर्ड अक्षर होते क्या हैं? अक्षरों को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ठीक है, जितने भी इंग्लिश के वर्ड बनते हैं वो सब लेटर्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? लेटर्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लेटर्स से वर्ड बनते हैं, समझना। लेटर्स से वर्ड बनते हैं। ठीक है, वर्डों को मिला दो तो फ्रेज बनता है। फ्रेज कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं हम क्लॉज, या फिर क्या कह सकते हैं? क्लॉज, क्लॉज भी कहते हैं। और फ्रेज और क्लॉज यानी कि लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज, इन कह सकते हैं वर्ड से मिलकर के फ्रेज के साथ साथ सेंटेंस भी बन जाता है ना। सेंटेंसेस भी बनते हैं, यानी कि समझ में आ रहा है। लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर के फ्रेज बनते हैं, क्लॉज बनते हैं, या फिर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर के फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस बनते हैं। फ्रेज या क्लॉज का मतलब क्या होता है? इनका अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ये होते हैं अक्षर। ये क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर के अगर देखें तो ये होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य मतलब ऐसा वाक्य, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसका जिसका भाव तो होता है किंतु अर्थ पूर्ण नहीं होता। ठीक है, मतलब सेंटेंस पूर्ण नहीं होता है। भाव तो होता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं व्यक्त होता। ठीक है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है, उपवाक्य और सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। ठीक है, जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करें लेटर्स की। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते क्या हैं? लेटर्स हम लोग जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी, यानी इंग्लिश ग्रामर कहें या हिंदी ग्रामर कहें, कुछ भी, मतलब कोई भी भाषा कहें, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, उनकी सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसको लेटर कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स कहलाती है। समझ गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं लेटर्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना। क्या कह सकते हैं? लेटर्स आर स्मॉलेस्ट, है ना।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, एनी लैंग्वेज। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लैंग्वेज। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है इंग्लिश देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो लेटर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई या अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गए लेटर्स के बारे में। अब इनकी भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब अगर इंग्लिश भाषा की बात करें, मतलब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये वाले है ना। अब ये लेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर, ठीक है। एक होता है कैपिटल लेटर, यानी कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है, जिनको हम बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, है ना, ये होते हैं। स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से क्या होते हैं? छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स होते हैं, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, जिसे भी इतना नोट करना हो नोट कर लो जल्दी से। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा काम है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये लेटर्स हो गया, लेटर्स से मिलकर अब वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। चलिए, वर्ड क्या होता है? वर्ड, वर्ड होता क्या है? तो वर्ड होता है अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, यानी अक्षरों के संयोग से वर्ड बनते हैं, ठीक है। अक्षरों के संयोग से, संयोग से शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं, अगर वर्ड की परिभाषा देखें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स a group of letters which makes a complete sense, a complete sense, ठीक है, are called a word, are called a word, ठीक है। मतलब कहने का है a group of letters which makes a complete sense are called a word, मतलब क्या हो जाएगा? अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, क्या कहलाता है? वर्ड, यानी शब्द कहलाता है। समझ गए? अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो बॉय, है ना, और कह सकते हो लिटिल, LI डबल टी, या लेटर समझ लो, लेटर, है ना। इसके अलावा और भी शब्द हैं, ग्रुप समझ लो, या फिर समझ लो
कैट, है ना, डॉग, ठीक है, etc। ऐसे तमाम शब्द है ना, शब्द बनते हैं ना, बॉय, लेटर, कैट, डॉग, एलिफेंट, ठीक है। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ये सब अक्षरों के समूह है ना। BOY 3 अक्षर दिए गए हैं, इसमें 5 दिए गए हैं, है ना, 2 4 6 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 3 दिए। तो इस 3 3 4 4 अक्षरों से मिलकर जो सब बनते हैं या संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है, शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वर्ड हो गए। अब फ्रेश समझ लो क्या होता है फ्रेश, है ना। फ्रेश या क्लॉज, फ्रेश या क्लॉज क्या होता है? तो ये उपवाक्य होता है, ठीक है। फ्रेश फ्रेश या क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य होता है। फ्रेश शब्दों का समूह होता है परंतु पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता, ठीक है, परंतु पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता, ठीक है। तो शब्दों का ये भी समूह होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है, ऐसा समूह जिसमें भाव तो व्यक्त होता है, भाव होता है, इसमें कुछ भाव होता है, इसमें कुछ भाव तो होता है, भाव तो होता है परंतु पूर्ण भाव नहीं व्यक्त करता, ठीक है, परंतु पूर्ण भाव नहीं होता, पूर्ण भाव नहीं होता, मतलब उसका जो अर्थ होता है वो पूर्ण नहीं होता, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, क्या कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, कॉल्ड ए फ्रेश, इस तरीके से कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड ए फ्रेश, ठीक है, ये कह सकते हैं इसको। क्योंकि पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है ना, तो हम कंप्लीट सेंस नहीं कह सकते ना, ठीक है, अनकंप्लीट सेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अनकंप्लीट सेंस, है ना, ए अनकंप्लीट या अनकंप्लीट सेंस, अनकंप्लीट सेंस, ठीक है। अनकंप्लीट सेंस आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे? ए फ्रेश, फ्रेश या ए फ्रेश या फिर क्या? क्लॉज, क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। ए फ्रेश या मतलब फ्रेश अथवा क्लॉज कहलाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो, और क्लॉज, CLAUSE, ठीक है। फिर क्या कहलाएगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अनकंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता, ठीक है, अनकंप्लीट सेंस आर कॉल्ड ए फ्रेश और क्लॉज। और एग्जाम्पल के लिए समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो इसका क्या होता है, एग्जाम्पल इसका, ठीक है। एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए दिया हो एट सनसेट, ठीक है, इसका भाव तो कुछ है, एट सनसेट का मतलब क्या होता है? सूर्य के छिपने पर, सूर्य के छिपने पर, परंतु ये पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर रहा है, भाव तो है लेकिन इसका पूर्ण भाव नहीं है। समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, प्रेस भी हो गया। आप सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेंटेंस की। देख लो यहाँ तक तो हो गए तुम्हारे, कहाँ तक? यहाँ तक हो गया ना, फ्रेश क्लॉज तक, मतलब लेटर्स भी हो गए, वर्ड भी हो गया, फ्रेश,
क्लॉज भी हो गया है ना, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज या क्लॉजेस बनते हैं। अब सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस है ना, सेंटेंस 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 की बात करें, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह होता है, शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, अगर इंग्लिश में इसको देखें, ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes, which makes a complete sense, complete sense are called a, are called a sentence, ठीक है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम गोज टू हाउस, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख सकते हो, मोहन राइट्स द लेटर, ठीक है, मोहन राइट्स द लेटर। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गए, इनके पूर्ण भाव व्यक्त हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, देखो इसका पूरा भाव व्यक्त हो रहा है, पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है ना। मोहन राइट्स द लेटर यानी कि मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, इसका भी पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है, समझ गए। यानी कि यहाँ तक क्या हो गया, सेंटेंस, सेंटेंस हो गया हमारा। अब सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, भाई सेंटेंस तो हो गया, सेंटेंस पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ भाग भी तो होंगे, है ना। तो सेंटेंस को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, दो भागों में, यानी कि आप कह सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हो गया, अब हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस की बात करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, मतलब कितने भाग में बांटा गया है, मतलब वाक्य के भाग, वाक्य के भाग, ठीक है। वाक्य के भाग की बात करें तो सेंटेंस दो भागों में बटा होता है, सेंटेंस एक वाक्य यानी कि सेंटेंस दो भागों में बटा होता है, सेंटेंस दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है, सेंटेंस दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर होता है, क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो भागों में बांटते हैं, तो हम कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं। तो पहला नंबर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, इसको हम लोग कहते हैं विधेय, क्या कहते हैं, विधेय, ठीक है, समझ गए, इसको कहते हैं विधेय, ठीक है। अब सब्जेक्ट और विधेय दो प्रकार का होता है, मतलब यहाँ पर समझ लो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले का पूरा भाग सब्जेक्ट कहलाता है, वर्ब के पहले का पूरा भाग सब्जेक्ट कहलाता है, वो मेन वर्ब हो या फिर क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब के पहले का पूरा भाग क्या कहलाता है, वर्ब के पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके वर्ब, वर्ब और वर्ब के बाद का भाग यानी कि सब्जेक्ट के बाद का भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कहलाता है सब्जेक्ट के बाद का भाग, सब्जेक्ट के बाद का पूरा भाग, पूरा भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहला नंबर मान लीजिए यही दिया हो, राम गोज टू आगरा, ठीक है, राम गोज टू आगरा। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी देखना है और प्रेडिकेट भी देखना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो हमने अभी बताया कि वर्ब के पहले का पूरा भाग क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब के सब्जेक्ट के तुरंत बाद का पूरा भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे, गो है ना, गो लिखा हुआ है वर्ब है ये, तो इसके ये वाला पूरा भाग प्रेडिकेट होगा, बाकी ये वाला भाग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके पहले का भाग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, राम, है ना, और बाद का पूरा भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी गोज टू आगरा, ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, गोज टू आगरा ये प्रेडिकेट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया, दो भागों में हम बांटते हैं सेंटेंस को, ठीक है। और समझ लो, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉय bathed in the गंगा, ठीक है, द बॉय bathed in the गंगा। अब इसमें क्या होगा, बात क्या है, वर्ब है, तो इसके पहले का पूरा भाग क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो होगा क्या, द बॉय, द बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा द बॉय के बाद का पूरा भाग, यानी बाथड इन द गंगा, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, बाथड इन द गंगा, ठीक है, बाथड इन द गंगा। समझ में आ गया, इतना आ गया ना समझ में।
इतना समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या कर रहे हो हैं? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, है ना। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस तो हो गया। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें क्या था? क्या कर रहे हो हैं? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या हो जाए? वाक्य के प्रकार, है ना। वाक्य के प्रकारों की अगर बात करें, वाक्य के प्रकारों की बात करें तो भाव के अनुसार वाक्य कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भाव के अनुसार यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। भाव के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। समझना कौन कौन से। ठीक है, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला नंबर, 5 प्रकार होते कौन कौन से? तो पहला नंबर होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विधि सूचक वाक्य। क्या कहेंगे? विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। ठीक है, इसमें दो चीजें, इसमें असर्टिव में दो चीजें आती है। एक तो आता है तुम्हारा इम्परेटिव और एक आता है निगेटिव। ठीक है, इम्परेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, असर्टिव में दो आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस,
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये विधि सूचक हो गया। ठीक है, पहला हो गया विधि सूचक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथे की बात करें तो चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, है ना। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, एक और होता है पांचवा, जिसको हम लोग ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, चलिए कि हिंदी अभी याद नहीं है हमको। ठीक है, कि हिंदी कल बता देंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ये 5 प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार होते हैं। अब इनको समझ लो। असर्टिव सेंटेंस होता क्या? असर्टिव सेंटेंस में एक तो स्टेटमेंट आता है, कथन आता है। ठीक है, देखो साधारण से वाक्य, साधारण वाक्य जो होते हैं ना, जिनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आप असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव, ये 2 चीजें होती हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में। इंट्रोगेटिव में प्रश्नसूचक वाक्य यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपरेटिव में आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि किसी को आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना किया जाता है ना, ऐसे वाक्य। और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक होता है ना, ये इच्छावाची वाक्य होता है। क्या? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हो, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, समझिए ऑप्टेटिव क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। विस्मयादि है ना, विस्मय मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाले वाक्य है, जो आश्चर्यचकित हो जाए, जिन वाक्यों से आश्चर्यचकित का अनुभव हो वो कहलाते हैं, या जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध हो वो कहलाते हैं क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा व्यक्त होती है। ठीक है, इच्छा की भावना व्यक्त होती है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब एक एक को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, अगर हम पहले हेडिंग की बात करें यानी असर्टिव सेंटेंस की, बाकी मिटा दें। चलो मिटाते हैं बाकी। ठीक है,
हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की बात करें, पहला नंबर है ना असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इससे समझ में आ रहा है, इससे कथन व्यक्त होता है। क्या होता है? कथन व्यक्त होता है। या तो हाँ के प्रकार, मतलब क्या, या तो ये क्या कह सकते हैं, सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा, ठीक है। तो इससे कथन व्यक्त होते हैं, ठीक है। तो इनसे या इन वाक्यों से कथन का बोध होता है, का बोध होता है। इन वाक्यों से कथन का बोध होता है। जैसे या फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है। इन वाक्यों से कथन का बोध होता है। वो भी दो प्रकार के कथन का बोध होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, ठीक है। इनसे दो प्रकार के कथनों का बोध होता है, जो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, पहला होता है इंपरेटिव। कौन सा? इंपरेटिव है ना, पहला होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव, ठीक है। सॉरी, इंपरेटिव कह रहे, अफर्मेटिव होता है। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। कैसे? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो पहला होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये अब समझ लो अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा इनसे कथन का बोध होता है। इसका कथन का बोध होता है ना, इन वाक्यों से साधारण कथन का बोध होता है। कथन का बोध होने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए हमने कहा कि सीता कुक्स द फूड। सीता कुक्स द फूड है ना, सीता कुक्स द फूड, इसका मतलब हुआ कि सीता खाना पकाती है, पकाती है, ठीक है। तो यहां से देख लो, सीता खाना पकाती है, ये क्या है? सीता कुक्स द फूड। ये एक वाक्य दिया गया है जो हमें साधारण से कथन का बोध कराता है, जो साधारण से कथन का बोध कराता है। और इसके साथ साथ सीता खाना पकाती मतलब क्या हुआ? सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक है, सकारात्मक कथन दिया गया है, ठीक है। सकारात्मक कथन दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पर हम कह दें राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल स्कूल नहीं जाता है, नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये अब यहाँ पर देखो निगेटिव आ गया ना, नहीं शब्द आया मतलब मना कर रहा है कि राहुल स्कूल नहीं जा रहा है ना।
तो मना कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य दिया गया है ना, तो ये नकारात्मक कथन दिया गया है, नकारात्मक कथन है। कैसा कथन है, नकारात्मक कथन है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन वाक्यों से क्या होता है, कथन का बोध होता है। इन वाक्यों से क्या होता है, कथन का बोध होता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक कथन, और एक होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कथन, ठीक है। वाक्य होते हैं, इस वजह से नकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे आगे बात करें दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, अगर दूसरे नंबर की बात करें, चलिए, तो अब दूसरा नंबर कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टाइम ओवर हो गया। चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर। जल्दी से क्लास छोड़ दीजिए सभी लोग।